कुरान में आब ज़मज़म का इस्तेमाल अच्छा। होता है और गीता में पवित्र गंगा जल का इस्तेमाल होता है। कई सारी पुस्तकें जो हिंदू धर्म की हैं वो लिखी हैं, जरा आप उसके बारे में बताइए कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा कैसे मिली, क्यों लिखा। हाँ हिंदू धर्म के नहीं है, बावजूद इसके कहीं सिंगल गलती नहीं है, कुछ नहीं है, जो लेखनी है बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आरती है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे मुस्लिम समाज में। जी सर। ये जो कुरान है के पढ़ने के बाद जो हम लोग भगवान से दुआ मांगते हैं अपने लिए, या कोई बीमार हो गया है या किसी के पास रोज़ी नहीं है, भाई सबके लिए दुआ मांगा जाता है ना, ये वही दुआ है, ये दुआया कलाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नवीस। दोस्तों, आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं, उससे मिलने के बाद में आप भी चौंक जाएंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी देश में आपसी सौहार्द को लेकर के, भाईचारे की मिसाल को कायम करने को लेकर के, लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ, देख करके आप भी हैरत अंगेज में पड़ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ हाजी साहब की। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। यहाँ पर देखिए बैठे हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको कि इन्होंने अपनी कलाकारी से दुनिया को चौंका दिया है। इन्होंने कागज़ की आप बात करेंगे तमाम सारे उन चीज़ों की, बैनर पोस्टर की, जो आज के समय में यूज किया जाता है, लेकिन हाजी साहब इन सब से अलग हट करके कुछ इन्होंने अनोखा करके दिखाया है। कपड़े पर ये अपनी कलाकारी करते हैं। इन्होंने कपड़े पर कुरान, गीता और इसके अलावा हनुमान चालीसा, तमाम सारे आरती और भी इनके धर्म में जो तमाम सारी पवित्र पुस्तकें हैं उनको लिखा है। यहाँ पर देखिए कि उनके बेटे साहब बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुदस्सिर अली है। किस क्लास में हो बाबू? क्लास 12 इस साल मेरा कंप्लीट हुआ है, इंटर। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा विस्तार से। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर भगवत गीता रखी हुई है, भारत का संविधान रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए गीता उर्दू में रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कुरान रखा हुआ है। तो हाजी साहब जो लिखते हैं, ना वो किसी स्याही का इस्तेमाल करते हैं, ना वो किसी पेन का इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो लेखनी है बड़ी अद्भुत है। आपने पहले के समय में, बहुत पहले आपने सुना होगा कि तामपत्र वगैरह, भोजपत्र वगैरह पे लिखा जाता था, जिसमें ना तो स्याही का इस्तेमाल होता था, ना कागज़ का इस्तेमाल होता था। उस वक्त क्या होता था कि लकड़ियों पर, कपड़ों पर प्राचीन समय में लिखा जाता था। वो जो परंपरा है वो यहाँ पर अभी भी जीवित है। तो यहाँ पर देखिए जी, अभी भी ये क्या बोलते हैं इसको, दुआ करना, ये से लिखने से पहले दुआ पहले मांगते हैं, फिर परवरदिगार से दुआ मांगते हैं, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके। तो यहाँ पर हाजी साहब करते क्या है कि बनारस का पानी होता है, माँ गंगा का पवित्र, और इसके अलावा बनारस की मिट्टी होती है, उसी से लिखते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें मिलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें खुद हाजी साहब बताएं। तो उससे पहले हम कुछ यहाँ पर जो चीज़ें रखी हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि बाबू आप ही बताओ सारी चीज़ें एक एक करके कि यहाँ पर क्या चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये गंगा जल है, ये गंगा का पानी है जी, और ये जो है ये आब ज़मज़म का पानी है, मक्का शरीफ का। मक्का शरीफ का पानी है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पानी मिलाया जाता है जब कुरान लिखते हैं। कुरान में आब ज़मज़म का इस्तेमाल होता है और गीता में पवित्र गंगा जल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये केसर है, ये केसर है। हाँ। इसको गीता लिखते समय केसर का भी इस्तेमाल होता है। और ये है हमारी गंगा की सूखी मिट्टी। अच्छा। और ये गंगा की गीली मिट्टी है। और ये जो है, ये है खाने वाली गोंद है, जिसको हल्का सा इसका पानी मिलाया जाता है। खाने वाला गोंद जो पेड़ों से निकलता है। अच्छा, कई बार आपने भी देखा होगा कि बबूल के पेड़ में एक अलग सी गोंद लगी रहती है। हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये क्या चीज़ है? ये हम लोग के कुरान की सूरतें हैं। अच्छा। इन 4 सूरतों को कहते हैं चारों कुल। हाँ। इसमें 4 सूरतें लिखी हुई हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। हाजी साहब, आपसे बातचीत शुरू की जाए। लेखनी आपकी जो है बहुत सुंदर है, तो इसके बारे में आप जो लिख रहे हैं थोड़ा सा बताइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, हमको बहुत खुशी हुई। सर, आपका दिल बहुत बड़ा है। दिल तो इंसान को तो बड़ा रखना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि सर, ये जो आप हमारे सामने ये लेखनी देख रहे हैं, ये कुरान मजीद का 4 अध्याय का ये एक 4 अध्याय का एक समझ लीजिए सूरा की एक वो कंप्लीट है। इसको चहार कुल बोलते हैं। अच्छा। जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल हुवल्लाहु अहद। ये जो देख रहे हैं इसको लोग घर के अंदर में तबीज़ वगैरह बना के पॉकेट में भी रखते हैं, तख्ती भी लगाते हैं। इससे हम लोगों का ऐसा मानना है, इससे भय किसी तरह का आदमी का नज़र बद टाइप की दुआ होती है तो वो दूर हो जाती है। कुरान का शोलों के आसमानी किताब है, अल्लाह की भेजी हुई किताब है। तो सर मैं इसको 92 से लिख रहा हूँ। अब 92 से लेखनी का शौक़ तो बचपन से है और वो 14-15 साल की उम्र से लिख रहा हूँ। हमारे पहले पूर्वजों से लिखाई चली आ रही है। हमारे चाचा जी भी लिखते थे। और आदर भाई, आपको ये बता दें कि ये जो लेखनी आप कपड़े के ऊपर में मिट्टी से देख रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हमारे वहाँ सर कोई मर जाता है ना, तो उसको कलाम पाक का श्लोक लिख के उसके कफन के ऊपर में डाला जाता है। तो वो कलाम पाक का श्लोक ये है, ये आयतल कुर्सी बोलते हैं। ये आसमानी नूरानी इसको सूरा है, सूरह बकरा की 3 आयत पर मुश्तमिल है। इसको आयतल कुर्सी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ कफन के ऊपर में डाली जाती है। तो उसमें समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता। समय रहता है मैयत में, ऐसे भी आप देखेंगे किसी भी समाज का हो, दफनाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। 10-12 घंटे के तो अंदर ये 2-2.5 घंटा लगता है इसको लिखने में। चाहे रात में 2:30 बजे आ जाए तो दिन में 5 बजे आ जाए, इसको हमको लिख के देना है। इसलिए ये कपड़े पर ही, इसलिए कि मैं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट। आपने बताया कि रात में चाहे कोई 2-2.5 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए या किसी भी समय आ जाए, लिख के हमें देना होता है। और इसको लिखने में आपने बताया 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो कभी भी किसी भी वक्त कोई आ जाता है तो इससे आपको परेशानी नहीं होती? परेशानी होती है, बहुत सारी चीज़ की परेशानी को भगवान ने जो सब्र का पैमाना दिया है ने, इसका फल कहा जाता है कि बहुत मीठा होता है। अब इसकी जज़ा तो ऊपर वाला ही देगा, मगर सामने मैयत रखी, आप ये बताइए वो ज़रूरी है कि हमको जो है कहीं जा रहे हैं वो ज़रूरी है? हम अपने व्यापार को तो थोड़ा देर के लिए रोक सकते हैं, मगर उसको नहीं न रोक सकते। ये एक सवाब का भी काम है जी। तो ये बचपन से करते चले आ रहे हैं। और उसके बाद सर जी, हमारे चाचा का 92 में हाथ बहुत कांपने लगा। 82 प्लस हो गई, एज हो गई थी। तो उन्होंने ये काम फिर हमको मुकम्मल सौंप दिया। फिर करते हुए चले आ रहे हैं। उसके बाद हमारे चाचा जी का इंतकाल भी हो गया, देहांत भी हो गया। बता दें दोस्तों कि साहब ने कई सारी पुस्तकें जो हिंदू धर्म की हैं वो लिखी हैं। ज़रा आप उसके बारे में बताइए कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, प्रेरणा कैसे मिली, क्यों लिखा? हाँ, ये देखिए, मैं कुरान जब ये लिखता था ना, तो ये जिस मकान में आप आए, ये 2008-9 से हम यहाँ पे आए हैं। इसको मैंने नया परचेज़ किया था, पहले नहीं था। तो आदर भाई, यहाँ पे जब लिखते तो अब परिवार हमारा हो गया है। एक पत्नी है, 2 बेटी है, एक बेटा आपके सामने। तो बेटे लोग बोले, पापा हम लोग तो अब यहाँ पे आ गए हैं, इंडिविजुअल हैं। पहले तो दादी के मकान में रहते थे तो सब लोग चाचा बाप ताऊ वगैरह रहते थे। तो पापा, ये काम आप जो कर रहे हैं, ये तो लोग आते हैं लिखवा के लेके चले आते हैं और आपकी लेखनी ये बंद कमरे में महदूद हो जा रही है। तो इस काम को थोड़ा सा फैलाइए। तो बच्चा लोग से पूछा क्या करें? बोले, पापा कोई रास्ता ऐसा बनाइए कि आप पूरी कुरान को लिख दें। तो जाहिर सी बात है, हम लोग मुस्लिम हैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पूरी कुरान का सेटअप किया सर। वो कुरान का सेटअप किया तो सेटअप कुरान का बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि 30 पैराग्राफ है। अच्छा, मुश्किल काम को आसान करने का भी आदमी ही इंसानी हल निकालता है। तो बहरहाल उसकी मैंने सेटअप की। 1.5 साल में हमारा सेटअप हो गया। उसके बाद मैंने 1.5 साल का वक्त लगा सिर्फ और सिर्फ सेटअप करने में। उसकी कुरान मैंने पूरी लिखी। कुरान लिखने के पहले मैं ये सारा श्लोक छोटा बड़ा कपड़े के ऊपर में लिखता रहा। लेखनी बन नहीं थी। उसके बाद 4.5 साल में आदर्श भाई मेरी कुरान कंप्लीट हो गई। मोटा मोटी उसमें 6 साल लगा। अब 2018 में जब हमारी कुरान पूरी हो गई तो बच्चे लोग हमारे मोहल्ले में भी यहाँ पे आते थे। और आप ये देखेंगे पूरा हमारी गैर मुस्लिम बस्ती है, पूरा हम अपने हिंदू भाई के बीच में ये आखिरी मकान है हमारा। तो हमारे एरिया में काफ़ी मंदिर भी है। और तो पंडित जी लोग से भी मुलाकात होती, शिष्टाचार के नाते आते थे भी। कई बच्चों को मैंने लेखनी सिखाया भी। कई बच्चों को मैंने कहा कि हम खाली होते हैं तो सिखा भी देते हैं। तो पंडित जी हमारी राइटिंग
उनको हम ही ने कहा कि देखिए अगर आपको अच्छी लगे तो मैं गीता लिख दूँ। तो उन्होंने सबसे पहले ये बुक हमको गीता की दी। अच्छा, ये पंडित जी ने जो हाँ, आपके यहाँ पर हाँ, रहते हैं। पंडित जी बोले ये एकदम सीधी सीधी बुक है, इसको आप देख के आराम से लिख लेंगे। तो इसका मैंने सेटअप किया, जैसे कुरान का किया उसी तरह गीता का किया। और हमारी कोशिश थी कि जितनी बड़ी बुक में कुरान बनी उतना ही बड़ी में गीता बने, भले खंड कम बेसी हो जाए। अब तो कुरान का 30 पैराग्राफ है, अब गीता का मुकम्मल है, तो इसमें हमको ये मुश्किल आई आदर्श भाई कि इसमें किसी में 42 श्लोक है, किसी में 78 श्लोक है। तो अब जाहिर सी बात है बुक में तो कोई श्लोक कटेगा नहीं, और हमारी कोशिश ये कि बुक में श्लोक कटना भी नहीं चाहिए। तो मैंने इसको 6 खंड में बनाया। मैंने बनाया 6 खंड में, कंप्लीट भी हो गई, और सारी चीज़ बाइंडिंग में बहुत मेहनत का काम है, बाइंडिंग हो रही है। उसके बाद ये बुक जब पूरी कर ली तो पंडित जी भी हमारा बहुत साथ दिए, बहुत साथ दिए, हमको दिखाते रहे, एक एक करके दिखाते रहे। उसके बाद फिर बच्चे लोग बोले कि संसद भवन बन रहा है, पापा एक बड़े कपड़े में लिख दो। अच्छा, तो हम कहा बेटा कैसे लिखे बड़े कपड़े में? बोला पापा लिखो, हिम्मत मत हारो, हम लोग पकड़ लेंगे कपड़ा। तो बेटा था, बच्ची थी, पकड़ी थी, तो उसको मैंने लेट के बैठ के सो के, अभी हम आपको वो दिखाते भी है, उसको मैंने उसको भी पूरा किया। उसके बाद आप लोग हमारे पास आए तो थोड़ा सा भाई हाईलाइट हो गए। ये जर्रा सारी नवाजी का प्रेरणा कुछ जो किया। है इनसे मिली। बेटी से भी मिली। छोटे उस्ताद को देखिए कि एक कहावत है कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। तो भाई साहब तो बड़े काम की चीज़ निकले और बड़ा दिमाग है। तो ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि पापा को तुमने बताया कि इस तरीके से किया जा सकता है? पापा देखिए लेखनी लिख ही रहे थे। हाँ। तो हम लोग ने कहा एक की एक कपड़े पे लिखो। हाँ। तो कोशिश करते रहे, कामयाब होते रहे। एक ही कपड़े पर साहब? हाँ, एक ही कपड़े पे, पूरा 30 मीटर कपड़े पे हाँ। पूरी भगवत गीता लिखी है। हाँ। लेखनी जो है यहाँ पर देखिए कि ये लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और शायद अब आप थोड़ा सा फ्री हो गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लकड़ी किस चीज़ की होती है, किस पेड़ की या पौधे की, थोड़ा सा बताएंगे सर इसके बारे में? देखिए ये मेन आप ये देखिए, हाँ, मेन ये देखिए, इसको बोलते हैं किरीच। हम लोग किरीच अच्छा। बचपन में पाठशाला में जब पढ़ते थे तो हम लोग को लकड़ी की तख्ती दी जाती थी, ब्लैक कलर की, आपने भी देखा होगा। जी जी। और वो शीशी दी जाती थी, उसको रगड़ के हम लोग चमका के उसको चौक मिट्टी से घोल के उस पर लिखते, तो उसको हम लोग उर्दू में किताबत बोलते हैं। अच्छा। तो किताबत का शौक़ हमको सर बचपन से था, स्कूल से किताबत का शौक़ था, तो बाकी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता तो मास्टर सब बहुत मारते थे। पहले हम लोग बहुत मार खा के पड़े हुए। घर आते थे तो फादर से बोलते थे, तो फादर हमारी गलती को स्वीकार नहीं करते थे, उल्टे वो भी 2 हाथ हमको रख देते थे। तो कहीं से एक तरह से प्रेरणा मिल गई, बाबूजी की मिली और हमारे जो है सर की भी मिली। तो ये किरीच मैंने 10-12 पीस अपने बचपन की बचा के रखा हुआ, तो जो मार्केट में आम तरीके से मिलती नहीं है। और हाँ, अब नहीं मिलती है। अब नहीं मिलती है। ये वैसे किसी पेड़ की? हाँ, ये नरखट का पेड़ होता है। नरखट का सुनते हैं, नरखट का पेड़ होता है, पहले बिहार से यहाँ वहाँ से आती थी। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं जो सेवई पारी जाती है ना, इसको हम लोग सनई बोलते हैं। आज के टाइम में जो सेवई लेडीज लोग अपने हाथ से पारती है, तो ये जो मोटी बनाना पड़ता है ना आदर्श भाई, तो ये इसके पतले में तो बन नहीं पाएगी, इमरजेंसी में इसी को बना के इसको यूज़ करते हैं, चूँकि ये चौड़ी मिलती नहीं है। तो ये नरखट के पौधे की है, इसको हम लोग किरीच बोलते हैं, बहुत से लोग किरीट भी बोलते हैं। तो ये मैं इसी से लिखता है, ये मेरा हथियार एक तरह से समझ लीजिए, ये उसी समय की है, बचा के रखे हुए हैं। तो बहुत दिनों से आपने संभाल रखा है। हाँ, किताबत इससे अच्छी होती है, किताबत इससे अच्छी होती है। और ये मिट्टी की लेखनी ऐसा है कि जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना जी, इसके अंदर में बहुत सारा कंकड़ होता है। गंगा जी की मिट्टी को लाते हैं तो उसको सुखाते हैं, उसको छान छुन के उसको छोटी गंगा जी की मिट्टी मतलब नदी से निकालते हैं? हाँ, या कहीं और किसी जगह से? आपने देखा होगा कि जब गंगा में हमारे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो साइड में बहुत सारी मिट्टी जम जाती है। गंगा की तलहटी से साइड में, तो मिट्टी में ऊपर की मलाई टाइप के ऊपर का कांच को उसको लेके आते हैं। उसके बाद उसको टिकिया बना के छान छुन के अलग करके उसको साफ सफाई करते हैं, जितना जितना होता है इसको मिला के इसमें डालते हैं। पूरी सफाई करते हैं, मतलब मान लीजिए आप 1 किलो मिट्टी लेकर आए, 1 किलो वो सफाई करने के बाद 250 ग्राम बचेगी। 250 ग्राम, मतलब वहाँ भी इतनी मेहनत? 75%। वो 3-4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले छन्नी में छानते हैं, फिर सूती कपड़े में जो आप चावल का जो पसाव आप देखते हैं वैसे छानते हैं, जो एकदम लास्ट में नीचे का उसका गुदा टाइप का होता है, उसके बाद उसको निकाल के उसको रखते हैं। सर, ये बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, इसमें मिट्टी है और ये गंगा जल है और ये इसमें केसर है, केसर मिलाया हुआ है। केसर देखिए अभी भी महक रही है, आप इसको सूंघेंगे तो। हाँ, केसर है, केसर है। तो ये तो बड़ा महंगा पड़ जाता है केसर? हाँ, केसर बहुत महंगा पड़ जाता है। वो बेटा केसर खुला हुआ उठाओ, खुला केसर आपको दिखाते हैं, आप आराम से देखो। ये केसर है भाई। हाँ, ये ओरिजिनल केसर है कश्मीर का। और ये देखिए केसर का घोल बना हुआ है। हाँ, ये तो बहुत खुशबू दे रहा है। हाँ, ये खुशबू दे रहा है।
अच्छा, एक जो गोंद का ये है, हाँ ये गोंद का पानी है, तो ये- इसको ये आप बता उसी में घोल बनाते हैं? नहीं नहीं ये इसका घोल बनाते हैं सर। हाँ, वही गोंद का। ये इसका ये तो ऐसे ये तो कहाँ से आप लेके आते हैं? ये बाजार में मिलती है। अच्छा, बाजार जहाँ में पे मिल ड्राई जाती फ्रूट वगैरह मिलता है हाँ, ना, हाँ, हाँ, तो गोंद लड्डू उड्डू बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए हाँ, लोग इस्तेमाल लाते किया जाता हैं। है तो ये। इसको हम लोग इसको पानी में भिगो देते हैं, धीरे धीरे 2-4 घंटे में घुल के जाती है, तो ऐसे कलर फिर हो जाता है। ये प्राकृतिक एकदम 100%। बाजार में भी जो गोंद मिलती है आप देखे होंगे, गम टाइप की मिलती है ना, तो इसी गोंद से ही वो बनाई जाती है, वो कोई बाहरी नहीं होती है। इसी का ये घोल है सर। ये घोल यहाँ पे आपके तो ये सारी चीजें आप लिखने में इस्तेमाल करते हैं? लिखने में इस्तेमाल प्राकृतिक चीज है, हाँ। कोई रासायनिक चीज नहीं है, कोई रासायनिक सारी चीज चीजें जो है हाँ। स्वनिर्मित है हाँ, यहाँ पर। स्वनिर्मित। अच्छा, ये जो कपड़ा है हाँ। जो आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ये देखिए इसकी भी कैटेगरी होती है, क्वालिटी होती है कि सिर्फ इसी कपड़े पर लिखा जा सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका जी। आपके सामने देखिए, मैं कपड़ा रख रहा हूँ। पहले ये कपड़ा आप देखिए। जी सर। ये कपड़ा देखिए, और ये देखिए कितना पतला है। हाँ। इसमें कलम मुश्किल से चलेगी। ये देखिए मोटा है, ये इसके मुकाबले ये मोटा इसके है। मुकाबले मोटा है ना। देखिए हाँ। दोनों का लुक अलग है ना। तो कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, मतलब कुदरत की बनाई हुई चीज का होना चाहिए। कॉटन कुदरती चीज है, तो इसी पे लिखते। बहुत सारे कपड़े पे सर कलम नहीं चलती है, स्याही छन जाती है। तो कपड़ा चाहे सियाराम का हो, चाहे अरविंद का हो, अच्छी कंपनी का कपड़ा हो, थोड़ा सा उस पर पॉलिश हो कपड़े पे, ताकि वो कलम ठहरे। नीचे में छन जाएगी तो ये पेपर आप देखेंगे पूरा रंगीन हो जाएगा, भीग जाएगा। अच्छा, लिखते टाइम मैंने देखा है यहाँ पर कि चाहे वो जब हाथ से लिखा जाता है खास तौर पर, तो बहुत बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। और आप तो वैसे भी उससे लिख रहे हैं, मिट्टी से, और इन सब बूंदाबांदी पड़ने की, इधर उधर छींटे पड़ने की, ये भी तो दिक्कतें होती होंगी। सर जो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ होती गिर जाती है, तो ये 10 पीस आपके सामने लिखेंगे तो 4 साबुत निकलेगी, 6 हमारी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। लिखते हुए कहीं स्याही चुभ जाएगी, कहीं हाथ लग जाएगा, कहीं उठाने में मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि ये सूख गया उसके बाद तो ठीक है। हाँ, इसमें धूप से नहीं सुखा सकते, धूप से ये नेचुरल सूखेगा, हल्के पंखा की हवा से। गर्मी में तो सूख जाता है 2-4 घंटे में, जाड़े में पूरा दिन लग जाता है। तो ये मेन लिखने में बहुत आसान नहीं कि जो आप साफ साफ देख रहे हैं। हाजी साहब, एक बात बताइए। हाँ। आपने बताया कि 10 में से 4 मुश्किल से सही निकलता है। आपका ये जितना खर्चा मुझे लग रहा है, सारी की सारी, सबसे ज़्यादा तो ये है, इसमें इतनी मेहनत लगती है, मिट्टी, गंगा जल, आबे जमजम का पानी, फिर उसके बाद में गोंद और केसर, और इतना महंगा फिर कपड़ा, और उसके बाद में इसमें से 50 से 60% जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद में फिर 40% ऐसी होती है जो निखर के आती है। ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है, ये कैसे मैनेज करते हैं? ये मेरा पर्सनली है, किसी की फंडिंग नहीं है। हम लोग चूंकि पुश्तैनी कपड़े के व्यापारी हैं, तो अपना पेट काट के इसी को लगाते हैं। ये एक शौक है, एक जुनून है, समझ लीजिए। दूसरी बात ये नेकी कर दरिया में नेकी कर दरिया। दूसरी ये बात है कि ये जो ज़ाफ़रान आप देख रहे हैं, ये कुरान को लिखने में ये केसर 90 ग्राम लगी है। अच्छा। जैसे थोड़ा सा इसमें डालेंगे ना, अब लिखने के बाद ये स्याही हमारी बच जाएगी ना, तो ये मेरे काम नहीं आएगी। जैसे 4 लाइन हमने लिखा आदर्श भाई, अब उसके बाद ये सुखाना पड़ेगा, तो ये स्याही मेरे काम नहीं आएगी। इसको फिर हटाना पड़ेगा, कहीं दफना देंगे या गंगा में डाल देंगे। ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो बारी बारी करके दिखा रहे हैं। और आप देखिए, ये सारी चीज़ें कपड़े पर लिखी गई हैं। और एक इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या दोस्तों? यहाँ पर देखिए कि कहीं भी हिंदू धर्म के नहीं है, बावजूद इसके कहीं सिंगल गलती नहीं है, कुछ नहीं है। जो लेखनी है बहुत ही खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपको एक तरीके से कहा जाए तो विश्लेषण करना पड़ा होगा, पहले रिसर्च करनी पड़ी होगी कि कहीं भी बारीक गलती भी ना हो, क्योंकि ये धर्म की चीज़ जो होती हैं बड़ी सेंसिटिव होती है। देखिए, हमारा ऐसा मानना है जी सर, कि किसी भी कोई भी धार्मिक पुस्तक हो या स्कूल की पुस्तक हो, उसको आदमी को रटना नहीं चाहिए। रटने को तो तोता भी रटता है। ये आरती लिखी हुई है ना, इसमें आपके सामने लगा है जय भगवत गीते, जय भगवत गीते जी। ये क्या इसका रीज़न है, इसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। ये आया है तो हमारे लिए किस लिए आया है। अब ये आरती है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे मुस्लिम समाज में। जी सर। ये जो कुरान है के पढ़ने के बाद जो हम लोग भगवान से दुआ मांगते हैं अपने लिए, या कोई बीमार हो गया है, या किसी के पास रोज़ी नहीं है, भाई सबके लिए दुआ मांगा जाता है ना, ये वही दुआ है, ये दुआया कलाम है। इसको पढ़ना पूरी, अब गीता पढ़ लीजिए और आरती नहीं पढ़ा, आपने दुआ नहीं मांगी, जिस मकसद के लिए पढ़ी, तो वो चीज़ आस्था पूरी नहीं ना हुई आपकी। तो हम तो कहेंगे गीता मत पढ़िए, आरती पढ़िए, एक लाइन चीज़ को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। हम भैया रिसर्च में विश्वास करते हैं, हम पढ़ने में विश्वास नहीं करते।
आइए ये आरती आपको ज़ाफ़रान वाली दिखाते हैं, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए बेटा। ये आपने लिखी है मिट्टी वाली है। अच्छा, जाफरान क्यों मिलाते हैं ये मैंने नहीं पूछा आपसे, आप हमारे दर्शकों को बताइए जाफरान मिलाने की वजह। ज़ाफ़रान आदर्श भाई इसलिए मिलाते हैं कि ज़ाफ़रान भी कुदरत की बनाई चीज़ है, केसर तो मिट्टी हो चाहे केसर हो, केसर को भी लिख सकते हैं, खाली केसर से भी लिखना कोई वो नहीं, केसर से भी लिखाई हो सकती है। चूँकि हमारी हॉबी और हैबिट मिट्टी की बनी हुई है तो केसर को इसलिए मिला देते हैं ज़ाफ़रान में, ताकि थोड़ा सा इसका निखार और आ जाए। अच्छा, भाई कुदरत की चीज़ें, खुशबू है, थोड़ा सा और आ जाए, आध्यात्मिक खुशबू, इसका फुल थोड़ा सा हो जाए, और कैसा कोई चीज़ नहीं है। वरना ये चीज़ कुदरत की बनाई है, आप खा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई मनाही भी नहीं है। अब इसको आप अच्छा देखिए कि कितनी बारीकियां पता चल गई हैं। यही होता है कि हाँ, कोई भी काम आप जब करने लगते हैं तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है। जैसा कि अभी बताया इरशाद साहब ने कि जैसे आप कुरान पढ़ते हैं और बाद में दुआ ना पढ़ें तो बेकार है, उसी तरीके से आप भगवत गीता पढ़ें और आरती ना पढ़ें तो वो बेकार है। एक तरीके से दुआ है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो कितनी सारी बारीकियां हैं, जैसे कभी भी आप देखिए कोई भी चालीसा उठा के देख लीजिए, चाहे वो हमारे धर्म में जैसे हनुमान जी को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो चाहे हनुमान चालीसा देख लीजिए, चाहे कोई सामान देख लीजिए, पूजा के बाद में अंत में हम हमेशा आरती करते हैं। तो अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं श्रीमान आप? ये आरती आपको दिखा रहे हैं जी, ये आरती, ये सबसे मोटी कलम है हमारी। इस मोटी कलम से आप आरती दिखा दीजिए। ये सामने आपके लिखी हुई है, उसी का ये आपको प्रूफ दिखा दे रहे हैं। पूरे परिवार का सहयोग मिलता है। इरशाद सर लिखते हैं सभी ग्रंथों को। इसके अलावा अभी जो वर्तमान समय की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो लिखा जा रहा है। नहीं, उसका सेटअप कर रहे हैं। सेटअप कर रहे हैं अभी। अच्छा, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें पूरा सहयोग मिलता है बेटों का, बेटी का भी, इसके अलावा मैम का भी मिलता है, यानी कि धर्म पत्नी जी का। आप देखेंगे इधर, मैं ज़रा थोड़ा सा इधर एक बार दिखा दीजिए। ये जो किनारे किनारे ये कपड़े के किनारे से क्या बोलेंगे बाबू? ये ब्रोकेट का कपड़ा है, कमल के फूल और भगवा कलर का। इस पे स्टिचिंग करती है। एक तरीके मैं अपने लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि इसकी फ्रेमिंग की गई है। और ये जो, ताकि किनारे से कहीं कोई दिक्कत ना आए। हमेशा आपने देखा होगा कोई भी तस्वीर हो या कोई भी कीमती चीज़ होती तो उसको हमेशा फ्रेम करके रखा जाता है, तो एक तरीके से इसकी फ्रेमिंग की गई है। और ये फ्रेमिंग की है माता जी ने, यानी कि अम्मी ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवा कपड़ा है, भगवे कलर का, और यहाँ पर कमल का फूल बना हुआ है। तो यही क्यों चुना? ये एक धार्मिक कलर भी है हिंदू धर्म के हिसाब से, और पसंदीदा कलर भी है सबका। और कमल का फूल शांति का प्रतीक है, इसलिए इस पे कमल का फूल भी हम लोग ने वीविंग कराई। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि इधर आदर्श भाई, आप अभी सवाल कर रहे थे कि बच्चे का बहुत सहयोग है। हम आज आपकी टॉक में एक लाइन और बढ़ा देते हैं। कहा जाता है कि हर परिवार में, हर कामयाबी के पीछे उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम कह रहे पत्नी का ही योगदान नहीं, उसके बच्चों का भी योगदान होता है। इस चीज़ को भी आप हाईलाइट कीजिए। सभी का योगदान है। आपके सामने हमारी बेटी है नहीं, कॉलेज गई है, वरना मैं उससे भी आपसे मिलाता। तो परिवार में बच्चों का भी योगदान बहुत ज़रूरी है। बच्चों का योगदान रहते हुए माँ भी बहुत खुश होती है बच्चों की। अच्छा, अब ये हो गया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, मुझे लगता है कि किसी भी परिवार में अगर पिता पुत्र यानी पूरा परिवार अगर मिलजुल कर रहता है और तो उसका जो परिणाम होता है वो अलग ही होता है। तो आपने देखा? अभी आप अगली क्या चीज़ दिखाने वाले हैं? ये हो गया सर, वो भी देख लिया। जी जी जी, ये भी देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा राष्ट्रगान है हमारे देश का। आपने अक्सर स्कूलों में, हर जगह पर, यहाँ तक कि जब आप थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पर भी शुरुआत में आपको ये गूंज सुनाई देती है। 52 सेकंड के भीतर इसे पूरा करना होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये भी कपड़े पर लिखा गया है मिट्टी से। इसके अलावा दूसरा जो है ये मिट्टी वाला है और वो जाफरान मिक्स है। ये देखिए, दोनों में आप थोड़ा सा देख लीजिए। और एक तरफ लिख रहे हैं इरशाद साहब, तो ये देख सकते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, ये लिखा गया। इसमें जो केसर की मिलावट है, इसका आप कलर देखेंगे अलग है, और इस पर एक अलग सी खुशबू भी आ रही है।
और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखेंगे तो ये मिट्टी से लिखा हुआ है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा सा इस पर ग्लो जो है वो ज़्यादा है, ये थोड़ा सा गोल्डन लगता है, और ये जो है ये मिट्टी का जैसे कलर होता है बिल्कुल उसी तरीके से लगता है। अभी यहाँ पर भी लिख रहे हैं तो वो भी आप तस्वीरें देखिए। तो यहाँ पर हमने आपको तमाम सारी चीज़ें दिखाई, जो साहब की कलाकारी है वो हमने दिखाई, कैसे कैसे प्रेरणा मिली, बच्चे की मेहनत और बेटी की मेहनत, इसके साथ ही साथ बीवी की मेहनत, साहब की अपनी खुद तो मेहनत है ही। तो ये थे हमारे कलाकार जिन्हें पहचान मिली अपनी लेखनी के बलबूते पर, हाजी इरशाद साहब। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इन्होंने क्या क्या और चीज़ें लिखी है और अगला आपको सारी चीज़ें अगले पार्ट में देखने को मिलेगी।